कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं बहुत अच्छे होंगे। मैं मनीष आपके अपने YouTube चैनल मैथ का डर खत्म पर आज हम लोग एसएससी जीडी की रीजनिंग की 18वीं क्लास तैयार करेंगे और इस क्लास में कथन और निष्कर्ष से संबंधित जितने भी प्रश्न एग्जाम में प्रीवियस ईयर आए हुए थे उन सभी टाइप को आज डिस्कस करेंगे, बिल्कुल ट्रिक के साथ। सेकेंडों में प्रश्नों को हल करना सीखेंगे। तो सबसे पहले तो आप एक चीज बस याद कर लो कि कथन और निष्कर्ष के जब भी आपको प्रश्न हल करने हो केवल अपना कॉन्सेप्ट लगाएंगे। क्वेश्चन को पढ़ेंगे और उसी के आधार पे आपको जवाब देना है। कोई इसका फार्मूला याद नहीं रखना है, बस सेकंडों में प्रश्नों को हल करेंगे। जैसे पहला प्रश्न इन्होंने कहा है कि रवि की कंपनी अपनी है और उसमें 100 लोग काम करते हैं, यानी रवि की एक कोई फैक्ट्री मान लो, उसमें 100 लोग काम करते हैं। इसके आधार पर दो निष्कर्ष दिए गए हैं। तो इन निष्कर्ष में से पहला निष्कर्ष सही है या दूसरा निष्कर्ष सही है या दोनों निष्कर्ष सही है या दोनों निष्कर्ष गलत है, बस ये आपको अपना जवाब देना है। तो रवि की कंपनी में अगर 100 लोग काम करते हैं तो रवि एक उद्यमी है, यानी वो एक व्यापारी है। ये बात तो बिल्कुल सही लग रही भाई, वो व्यापारी है। रवि एक अच्छा व्यक्ति है। अब आप ये बताओ, ऊपर की लाइन में कहीं पे भी ये नहीं लिखा हुआ है कि रवि अच्छा व्यक्ति है या खराब व्यक्ति है, लेकिन हाँ ऊपर की लाइन में अब आपको ये भी तो नहीं लिखा है कि रवि एक व्यापारी है। तो निश्चित रूप से भाई जिस व्यक्ति के अंडर में या जिसकी कंपनी में अगर 100 व्यक्ति काम कर रहे हैं तो हम ये मानकर चलेंगे कि वो व्यापारी की श्रेणी में ही आ रहा होगा। तो इसको पढ़ने से लग रहा है भाई पहला निष्कर्ष बिल्कुल ठीक है लेकिन दूसरा वाला ठीक नहीं है, यानी निष्कर्ष जो एक है वो इसका अनुसरण कर रहा है। आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। इसी टाइप का देखो अगर दूसरा प्रश्न देखें जिसमें कहा है यदि वह बुद्धिमान है तो वह परीक्षा उत्तीर्ण कर लेगा। कोई भी बच्चा है अगर उसके बारे में हम ये कहें कि अगर वह बुद्धिमान है तो परीक्षा उत्तीर्ण कर लेगा, तो इससे क्या क्या निष्कर्ष निकल रहा है। परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए उसे बुद्धिमान होना चाहिए। अब ऊपर ही इन्होंने बोल दिया है कि यदि वह बुद्धिमान है तो परीक्षा उत्तीर्ण कर लेगा, तो भाई परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए बुद्धिमान तो होना ही चाहिए, यानी ये वाली बात बिल्कुल सही है। फिर कहा है वह परीक्षा उत्तीर्ण कर लेगा। अब इन्होंने जो ऊपर स्टेटमेंट दिया उसमें तो ये लिखा है कि अगर वह बुद्धिमान है तो परीक्षा उत्तीर्ण कर लेगा, बाकी यहां लिखा हुआ है वह परीक्षा उत्तीर्ण कर लेगा। तो इसके बारे में तो हम बिल्कुल कुछ नहीं कह सकते हैं, केवल एक स्टेटमेंट इसका अनुसरण एक कर रहा है, निष्कर्ष एक सही है ये बोल सकते हैं। अगले प्रश्न को देखो जहां लिखा है आर्थिक विकास प्राप्त करने के लिए लोगों को कठिन परिश्रम करना चाहिए। तो ये एक स्टेटमेंट हो गया और इसके आधार पर ये निष्कर्ष हमें लोगों को बताना, आर्थिक विकास लोगों के परिश्रम से सीधे संबंधित है। ये तो बात बिल्कुल तय है कि भाई आर्थिक विकास लोगों जितनी मेहनत करेंगे उतना ज्यादा उनका आर्थिक विकास होगा। तो आर्थिक विकास लोगों के परिश्रम से तो संबंधित है, इसमें कोई डाउट नहीं है, यानी पहला वाला बिल्कुल सही है। फिर दूसरे वाले पे इन्होंने कहा है सभी लोगों के द्वारा कठिन परिश्रम करना असंभव है। भाई असंभव क्यों है? ऐसा तो नहीं हो सकता है कि जैसे क्लास में 100 बच्चे हैं तो 100 बच्चे मेहनत नहीं कर सकते, पढ़ाई अच्छी नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? वो करना नहीं चाह रहे हैं ना। असंभव तो नहीं है, असंभव तो कोई काम ही नहीं है इस दुनिया में। और ऊपर ऐसा कहीं लिखा भी नहीं है कि सभी लोगों, अब आप यहाँ पर अपनी साइकोलॉजी मत लगा लेना कि सभी लोगों के द्वारा कठिन परिश्रम करना असंभव तो है ही। भाई कोई व्यक्ति है पैर उसका खराब है वो उतना मेहनत नहीं कर पाएगा, तो ऐसा इसने थोड़ू बोला है। हम लोगों को तो ये पूरा कथन पढ़कर इन बातों को मानना है, अपना लॉजिक मत लगा देना बिल्कुल। अगर अपना लगा दिए तो सब प्रश्न गलत कराओगे एग्जाम में। तो ये बात तो भाई ऐसी कहीं ऊपर लिखी हुई नहीं है, इसमें भी कथन जो एक है यानी निष्कर्ष एक अनुसरण इसका कर रहा है। अगला प्रश्न अगर देखेंगे, परीक्षा में असफलता का एक कारण अनियमितता है। ये बात भी अब इन्होंने कही है तो इस पे तो बहस अपने लोगों को करनी नहीं है। अपने लोगों को जो बहस करनी है वो निष्कर्ष पर करनी है। दूसरा इन्होंने बोल दिया है कुछ नियमित छात्र परीक्षाओं में असफल हो जाते हैं। अब ये तो इन्होंने कहा है, किस डाटा पर कहा है, किस आधार पर कहा है, हमें इससे मतलब नहीं है। अपने लोग जितनी भी बहस करोगे वो भी निष्कर्ष पे करना। तो इन दो लाइनों को पढ़कर आप क्या ये कह सकते हो भाई असफल होने वाले सभी छात्र नियमित होते हैं। इन्होंने कहा है परीक्षा में जो असफलता का एक कारण है वो अनियमितता है।
ऐसा तो कहीं नहीं लिखा है दोनों में कि असफल होने वाले सभी छात्र नियमित होते हैं, ये तो गलत है। कहीं लिखा हुआ अगर आपको दिख रहा है तो देखो, ऐसा कहीं नहीं कहा है। इन्होंने ये लिखा है दूसरे में, कुछ नियमित छात्र परीक्षाओं में असफल हो जाते हैं, लेकिन जो असफल हो रहे हैं वो नियमित ही होंगे, ऐसा तो नहीं लिखा है ना, कुछ के लिए बोला है। हम लोग 100% जो सही हो उस पर जाएंगे भाई। दूसरे में इन्होंने बोला है सभी सफल छात्र नियमित नहीं होते हैं, तो इन्होंने तो सफल के लिए तो कुछ कहा ही नहीं है, ये तो पक्का गलत होगा भाई। कहीं पूरे दोनों इनके कथन में कहीं सफल लिखा नहीं लिखा है ना, तो ये तो गलत हो गया। 1 और 2 कोई भी अनुसरण नहीं कर रहा है, ना निष्कर्ष 1 करता है और ना ही निष्कर्ष 2। इसका चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। केवल आपको स्टेटमेंट पढ़ना है और कथन और निष्कर्ष दोनों में बस एनालिसिस करके आपको टिक करना है। जब आप एग्जाम में ऐसे प्रश्न देखते हैं तो अभी यहाँ पे निष्कर्ष 1 और लिखा हुआ होगा, तो ऑप्शन को वो और बढ़ा देगा यहाँ पर कि निष्कर्ष 1 और 3 अनुसरण करते हैं, या 2 और 3 करते हैं, या 1, 2, 3 अनुसरण करते हैं, या 1, 2 करते हैं और 3 नहीं करता है। ऐसे भी वो ऑप्शन को बढ़ा के दे सकता है, लेकिन बस आपको केवल ये 2 लाइनें ही बस पढ़नी है। कथन को अच्छे से रीड करना है और देखना है कि जो निष्कर्ष दिए हैं वो इस कथन से मैच कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अगर नहीं कर रहे हैं तो आप नहीं पे टिक करो, और कर रहे हैं तो करने पे टिक करो। अगला प्रश्न देखो, जहां कहा है सचिन बढ़िया क्रिकेट खिलाड़ी है और सचिन की बहन बहुत अच्छा गाती है। अब इसमें निष्कर्ष निकाला है कि सचिन और उसकी बहन अच्छे क्रिकेट खिलाड़ी हैं। अब आप पढ़ने से ही लग रहा होगा कि भाई सचिन तो क्रिकेट खिलाड़ी, उसकी बहन के बारे में कहीं लिखा है वो क्रिकेट खिलाड़ी है, ये तो गलत हो गया। दूसरे में कहा है सचिन और उसकी बहन प्रतिभाशाली है। भाई सचिन बढ़िया क्रिकेट खिलाड़ी है, तो कहते हैं भाई उनका लड़का बहुत प्रतिभाशाली निकला, अच्छा क्रिकेटर बन गया। अब उसकी बहन अच्छा गाना गाती है, तो भी कहेंगे कि भाई लड़की तो बहुत प्रतिभाशाली निकली। तो सचिन और उसकी बहन दोनों प्रतिभाशाली है। अब ये मत कहते ना यहाँ कहीं लिखा हुआ नहीं कि प्रतिभाशाली नहीं है लिखा हुआ, ध्यान से देखो भाई। अगर आप बढ़िया कोई काम कर रहे हैं तो प्रतिभाशाली हो गए, बढ़िया गाना गा रहे हैं, बढ़िया क्रिकेट खेल रहे हैं, बढ़िया पढ़ाई कर रहे हैं, तो आपके ये गुण किस में आएंगे? प्रतिभाशाली में आएंगे। तो 1 तो बिल्कुल गलत है, 2 सही है। इसका निष्कर्ष जो है वो 2 अनुसरण कर रहा है, बी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला प्रश्न देखो, जहां कहा है कक्षा में सभी लड़कियां परिश्रमी हैं, मतलब कक्षा में जितनी भी लड़कियां हैं वो बहुत मेहनती है, ये लिखा हुआ है। तो इस लाइन को पढ़ने के बाद किसी ने ये 2 निष्कर्ष निकाल के दिए, आपको बताना है ये दोनों सही है या नहीं है। कक्षा में एक भी लड़का नहीं है, भाई कहां लिखा है एक भी लड़का नहीं है? ये लिख दिया है कक्षा में सभी लड़कियां मेहनती हैं, ये तो नहीं लिखा है ना कि एक भी लड़का नहीं है, ये तो गलत हो गया। कक्षा में लड़के जो हैं वो मंद बुद्धि के हैं, अरे ये मान लो बेवकूफ है। कहीं लिखा है उसने कि कक्षा में, भाई कहीं पे अगर ये कह दिया जाए कि उस स्कूल के लड़के अच्छे हैं, तो मैं ये तो नहीं कह रहा हूं कि लड़कियां खराब हैं, भाई मैं लड़कों को अच्छा बता रहा हूं। तो यहाँ कहा कक्षा में सभी लड़कियां मेहनती हैं, तो लड़के कक्षा के कैसे हैं? मंद बुद्धि के, ये तो नहीं कह रहा है ना कोई लड़कियों की तुलना में कम पढ़ाई कर रहे हो, ये बात सही है, लेकिन मंद बुद्धि के नहीं कहा जा रहा है। तो ना तो एक निष्कर्ष ठीक है ना 2, इसका जो ऑप्शन होगा वो चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न देखो, सिपाही अपने देश की सेवा करते हैं। अब ये मत कह देना ये सही है या गलत, क्योंकि कथन से हमें कोई मतलब नहीं है। छात्र सिपाही नहीं है, अब हो या ना हो हम तो इसे सही मानेंगे। इन 2 लाइनों को पढ़कर बताओ, छात्र अपने देश की सेवा नहीं करते हैं, कहीं लिखा है? छात्र के बारे में सिर्फ ये लिखा है छात्र सिपाही नहीं है, ये तो गलत हो गया। केवल छात्र अपने देश की सेवा करते हैं लिखा है इन्होंने, क्या सिपाही अपने देश की सेवा करते हैं? छात्र के बारे में तो ऊपर लिखा ही नहीं, ये भी गलत हो गया। ना तो एक निष्कर्ष इसका अनुसरण कर रहा है ना दूसरा, दोनों ही बातें यहां पे गलत है। चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही है। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है देखो, ट्रेन में तलाक लेना बहुत सरल है। अब ये बात उन्होंने किसी डाटा पे कही होगी, इससे एक निष्कर्ष निकाला है कि ब्रिटेन के लोग बहुधा तलाक लेते हैं। बहुधा तलाक का मतलब काफी लोग तलाक वहां पे लेते होंगे। भारतीय लोगों को तलाक लेने के लिए ब्रिटेन जाना चाहिए,
क्या ऐसा किया जाना चाहिए कि वहां पे प्रक्रिया सरल तो वहां जाना चाहिए? अब आप कहो हाँ वहां सरल तो वहां जाना चाहिए, ये तो आपका सेंस ऑफ ह्यूमर हो रहा है ना। हमें तो ये देखना है कि कथन में उसने कहा है कि भारतीय लोगों को ब्रिटेन में आना चाहिए, नहीं आना चाहिए ना, गलत है। हाँ, ब्रिटेन के लोग बहुधा तलाक लेते हैं, तो ये बात सही है कि वहां पे ये प्रक्रिया सरल होगी, तो ये ब्रिटेन के लोगों के लिए तो ठीक है, बाकी लोगों के लिए गलत है। केवल निष्कर्ष एक इसका अनुसरण कर रहा है और इससे अपना पहला ऑप्शन सही हो रहा है। अगला प्रश्न देखो, बीमार लोगों को दवा की जरूरत होती है। अब अगर बीमार लोगों को दवा की जरूरत होती है तो इन्होंने निष्कर्ष निकाला स्वस्थ लोगों को दवा की जरूरत नहीं होती है। क्या स्वस्थ लोगों के बारे में वहां कुछ लिखा है? इन्होंने नहीं लिखा है, तो फिर क्यों लिख दिया इस लाइन को? ऊपर बीमार लोगों की बात चल रही ना, स्वस्थ लोगों के बारे में तो कुछ नहीं लिखा है। लोग अपने घरों में दवा रखते हैं। अब आपको भाई कुछ लोग तो रखते हैं, अरे ऊपर उसने कहीं लिख के दिया है बीमार लोगों की बात चल रही, यहाँ लोगों के घर कहां से आ गए? पहला भी नहीं अनुसरण कर रहा है, दूसरा भी नहीं कर रहा है, दोनों गलत हो गए। चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देखो, विपत्ति मनुष्य को समझदार बनाती है। अब विपत्ति का मतलब हो गया कोई मुसीबत आ गई तो वहां पर व्यक्ति को थोड़ा सा समझदार बना देती है वो, ऐसा इन्होंने कहा है। गरीब समझदार होते हैं या है? कहीं लिखा है गरीब समझदार होते हैं? नहीं लिखा है ना, गलत है। मनुष्य कड़वे अनुभव से सीखता है, ये बात यहां पर जो ऊपर की लाइन लिखी है, विपत्ति या कड़वे अनुभव उन्हें एक ही कहा जाएगा। तो समझदार बना रही है, उससे कुछ सीख रही, ये बात बिल्कुल सही है। पहला गलत हो गया, दूसरा अनुसरण कर रहा है। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट होगा। अगला प्रश्न देखो, ये दुनिया ना तो अच्छी है और ना ही बुरी है, प्रत्येक आदमी अपने लिए एक दुनिया बनाता है, ऐसा इन्होंने लिख के दिया है। क्या इस लाइन को पढ़ के हम ये कह सकते हैं कि कुछ लोगों को ये दुनिया काफी अच्छी लगती है और कुछ लोगों को ये दुनिया काफी बुरी लगती है? तो इन्होंने कहा ये दुनिया ना तो अच्छी है ना बुरी, इसका मतलब जब अच्छी भी नहीं तो कुछ के लिए अच्छी होगी, कुछ के लिए बुरी होगी। पहला भी सही है, दूसरा भी सही है, और पहला और दूसरा अगर सही है तो तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, जहां लिखा है निष्कर्ष 1 और निष्कर्ष 2 इसके अनुसरण करता है। अगला प्रश्न देखो, जहां कहा है राजनीति में पैसों की अहम भूमिका होती है, यहाँ पे की लिखा हुआ होगा, राजनीति में पैसे की अहम भूमिका होती है। गरीब कभी राजनेता नहीं बन सकते हैं, तो क्या ऊपर लिखा है कि गरीब राजनेता नहीं बनेंगे? हालांकि अपने लोग इस बात से सहमत हैं कि आजकल गरीब कौन राजनेता बन जाएगा, ना तो उसे दुनिया बनने देगी, ना बेचारे में इतनी हिम्मत आएगी। तो इन्होंने तो सही लिखा है, लेकिन इस स्टेटमेंट के हिसाब से ये गलत है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ ये लिखा है राजनीति में पैसे की अहम भूमिका होती है। गरीब कभी राजनेता नहीं बनेगा या बनेगा, उसके बारे में इस कथन में कुछ नहीं लिखा, इसलिए ये गलत है। सभी धनी लोग राजनीति में भाग लेते हैं, तो ऊपर ध्यान से पढ़ो, क्या उसमें उसने कहा है कि धनी लोग या अमीर लोग या गरीब लोग राजनीति में जाते हैं? नहीं कहा है। जब नहीं कहा है तो ये गलत हो गया, ना तो एक सही है ना दो सही है, ये डी ऑप्शन में लिखा हुआ है। जब जब इस टाइप के प्रश्न कोई बच्चा करता है और अगर उसके प्रश्न गलत जाते हैं तो उसका सीधा सा कारण ये, वहां आप अपने कॉन्सेप्ट लगाते हो। अपने कॉन्सेप्ट कभी मत लगाओ, केवल कथन से पूछो कि ये निष्कर्ष सही लिखा है या गलत लिखा है। आपके अपने तर्क से तो भाई सवाल सही लगेगा या गलत लगेगा, लेकिन आप कथन से पूछा करो। जैसे इस प्रश्न में लिखा है फूलों वाला कमरा सुंदर दिखता है, यानी जिस कमरे में अगर फूल है वो कमरा आपको सुंदर लगेगा। अब आपको ये बात गलत है, हमें सुंदर नहीं लगेगा, भाई उसे सही मानना पड़ेगा। कथन जो लिखा है वो हमेशा सही है। अब इस कथन के बारे में जो निष्कर्ष लिखे उन पर बहस करोगे कि वो इस कथन के हिसाब से सही लिखे या नहीं लिखे हैं। कमरों की सजावट के लिए फूल उगाए जाते हैं। अब आपको ये तो सही है भाई, कमरों की सजावट के लिए फूल उगाए जाते हैं, लेकिन ऊपर तो उसने नहीं लिखा है ना कि फूल किस लिए उगाए जाते हैं। और क्या आप बताओ, क्या सच में फूल कमरों की सजावट के लिए उगाए जाते हैं? भाई पूजा पाठ करने के लिए, शादी में लाने के लिए, कोई नेता बन जाए उसके माला डालने के लिए, आप टॉपर बन जाओ जिस दिन सिलेक्शन ले लो उसमें माला पड़ती है, और जब कभी और भी कई जगह फूलों की जरूरत पड़ती है।
तो ये तो लाइन बिल्कुल गलत है कि भाई कमरों की सजावट के लिए तो फूल केवल नहीं उगाए जाते हैं। फूलों के बिना कमरा बदसूरत लगता है क्या? ऐसा है? भाई आपके कमरे में फूल है तो क्या कमरा आपका अगर फूल नहीं है तो बदसूरत लग रहा होगा? ऐसा नहीं है। और अब आपको कि ये तो अपना तर्क है, भाई ऊपर लिखा भी तो नहीं है ना उसने। तो ये दोनों लाइनें ऊपर के कथन से मैच नहीं करती, ये दोनों गलत है। दोनों गलत का मतलब डी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न देखो जिसमें कहा है अगर हम सभी खिलाड़ी अपनी पूरी क्षमता से खेलते हैं तो हम मैच जीतेंगे। हमने मैच जीत लिया, इसका मतलब वो लोग पूरी क्षमता से मैच खेलेंगे तभी तो मैच जीत लिया होगा। तो इसमें दो निष्कर्ष दिए। पहला, सभी खिलाड़ी अपनी पूरी क्षमता से मैच खेले, बिल्कुल सही है, क्योंकि उन्होंने मैच जीत लिया है इसीलिए सभी। और ऊपर लिखा भी तो पूरी क्षमता से मैच खेले तो हम मैच जीतेंगे, हमने मैच जीत लिया, इसका मतलब मैच जीत लिया है तो अपनी क्षमता से खेले होंगे, पूरी क्षमता से। पहला सही है। कुछ खिलाड़ी अपनी पूरी क्षमता से मैच नहीं खेले, ये बात आपके लॉजिक से तो फिट बैठ रही है कि भाई जहां 20-25 खिलाड़ी हैं या 7-8 खिलाड़ी हैं वहां 5-6 ने बहुत मेहनत की होगी, एक आध ने हरामखोर ने मेहनत इतनी नहीं की होगी। लेकिन ये ऊपर तो नहीं लिखा हुआ है ना कि कुछ खिलाड़ी अपनी पूरी क्षमता से खेले और एक नहीं खेला कोई या दो नहीं खेले। तो ऐसा ऊपर लिखा हुआ नहीं, केवल एक अनुसरण कर रहा है। पहला ऑप्शन इसका सही होगा। अगला प्रश्न देखो जहां लिखा है सभी हिल स्टेशन में एक प्रतिध्वनि स्थान होता है। प्रतिध्वनि का मतलब है जो अपने लोग आवाज देते हैं और वहां से एक आवाज रिटर्न होकर आती है। फिर कहा है पी एक हिल स्टेशन है। इन दोनों को पढ़ने के बाद आप कहोगे पी में एक प्रतिध्वनि स्थान है, तो बिल्कुल सही है, क्योंकि पी एक हिल स्टेशन है और ऊपर लिखा है कि जितने भी हिल स्टेशन होंगे उनमें एक प्रतिध्वनि स्थान होता है। तो जब हिल स्टेशन में प्रतिध्वनि है तो पी हिल स्टेशन है तो पी में प्रतिध्वनि स्थान होगा। फिर लिखा है हिल स्टेशन के सिवाय अन्य स्थानों पर प्रतिध्वनि स्थान नहीं होते हैं। अब भाई आप कैसे कह दोगे कि अन्य स्थानों पर प्रतिध्वनि स्थान होते हैं नहीं होते हैं? ऊपर नहीं कहा है तो उस हिसाब से इसे आप गलत कह दो, यानी केवल एक अनुसरण कर रहा है। और आप अगर अपना लॉजिक लगाओगे तो भाई कुछ स्थानों, आप अपने घर के कमरे में जाना, बड़ा सा हॉल हो, उसमें आवाज देना, आपको आवाज रिटर्न लगेगी। तो इससे तो आप सहमत नहीं होंगे ना कि सभी हिल स्टेशन के सिवाय अन्य स्थानों पर प्रतिध्वनि स्थान नहीं होते हैं। भाई होते हैं और नहीं भी होते हैं, ये तो दोनों बातें हैं, तो उसके बारे में कुछ कहा नहीं, इसीलिए उसे आप नेग्लेक्ट कर देंगे, छोड़ देंगे। इस तरह से आज की इस क्लास में आप लोगों को सभी प्रश्न बहुत अच्छे से करा दिए और आपने ध्यान से देखा होगा बिना कॉपी पेन के भी आप इन प्रश्नों को आराम से कर सकते हो। ये पीडीएफ फाइल अगर आपको डाउनलोड करनी तो टेलीग्राम चैनल पर आप मैथ का डर खत्म लिखकर सर्च करें, या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको वहां पर टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, वहां से ये पीडीएफ फाइल आप डाउनलोड कर सकते हैं। आज की क्लास कैसी लगी आप कमेंट सेशन में जरूर बताएं। थैंक यू।